Hello students, today we start the second part of टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, ये ध्यान रखना आप कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है ना टाइप ऑफ रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और टाइप ऑफ रिएक्शन जो नहीं पढ़ा है, तो एक बार वो लेक्चर ले लें आप पहले। प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट जो है ना नीचे देखो, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में देखो और जो फर्स्ट पार्ट था टाइप ऑफ रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो वाला पहले पढ़ ले, उसके बाद जो है ये वाला पढ़ेंगे तो बहुत इजीली समझ में आने वाला, बहुत इजीली। एक्चुअली हमारी साइंस बहुत इजी है और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको बहुत ही इजी समझ में आने वाली है। बात हमारी बहुत इजी समझ में आने वाली है। तो आप लोगों को करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठना है। देखो फिर कह रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठ जा बेटा, कॉपी पेन लेके, और जो बता रहा हूँ वो नोट करता जा। जो भी तुझे बता रहा हूँ ना वो नोट करता जा और नोट्स बना दे। और सुन, तुम्हारे लिए मैं देखो कितना, ये तो चलो वीडियो चल रहा है, तुम्हारे लिए देखो मैं सारे के सारे नोट्स स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। आप उस नोट्स को कॉपी पेस्ट कर लो। अरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवा रहा हूँ, सारे नहीं पर कुछ तो नोट्स अवेलेबल करवा ही रहा हूँ। आपको नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में मिल रहे हैं, आपको नोट्स बोर्ड के ऊपर लिखे हुए मिल रहे हैं। ठीक है, तो फिर यार और क्या चाहिए यार। और क्वेश्चन पेपर यहीं से आएगा, आप मिला देना। 2024 का जो साइंस का क्वेश्चन पेपर आया ना, मिला देना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से नहीं आएगा, अपनी गारंटी, वहीं से आने वाला पेपर आउट समझो आप। क्योंकि एनसीईआरटी के बाद से पेपर आ ही नहीं सकता, और एनसीईआरटी तो हम कंप्लीट डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलो हो जाओ तैयार। और अभी हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक कौन सा है? हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो पहले पढ़ ली, राइट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हमने पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट, है ना। डिकम्पोजिशन देखो, बॉन्ड, सारी रिएक्शन के अंदर बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, राइट, वो बात अलग है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन जो था, कॉम्बिनेशन में क्या था, टू मॉलिक्यूल जो था ना, टू मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट टू मॉलिक्यूल मिलकर एक प्रोडक्ट में अंदर एक बन रहा, टू सिंपल मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था, है ना। उसका जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जस्ट अपोजिट है डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान रखना, अगर कॉम्बिनेशन समझ में आ गई ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो उसका जस्ट अपोजिट ही है, जस्ट उल्टा ही है। वहाँ हीट रिलीज हो रही थी, यहाँ हीट देंगे। वहाँ टू सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा था, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, या वन प्रोडक्ट जो ब्रेक होगा टू सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल के अंदर। बात समझ में आ रही है? वहाँ हीट रिलीज हुई थी, यहाँ हीट हम देंगे। तो ये जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फिर कह रहा हूँ, अगर वो लेक्चर नहीं पढ़ देखा है आपने, वो वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, टाइप ऑफ रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा हुआ, तो वो आप वीडियो पहले देख ले, फिर ये देखें कि ये तो जस्ट उसका अपोजिट है। देखो सुनना, एक एक्टिविटी से समझते हैं हम लोग। देखो सिंपल सी एक्टिविटी है, सिंपल सी एक एक्टिविटी आपकी बुक की एनसीईआरटी का, डायग्राम भी आपकी बुक एनसीईआरटी का ही है, डायग्राम भी आपकी बुक एनसीईआरटी का ही है। इसमें कुछ नहीं किया। देखो आपको मैं इधर समझा देता हूँ वापस, ताकि अगर डायग्राम मेरे पीछे कुछ कट रहा है तो मैं समझा देता हूँ। ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, पेन ले लेते हैं अच्छा सा, हाँ ये लो पेन ले लिया हमने, और ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने सबसे पहले, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कलर थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा मजा आएगा समझने में, है ना। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या ले रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ले रहे हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले रहे हैं। देखो वैसे तो इसको आगे हमने समझा रखा है, नहीं समझा रखा, चलो कोई बात समझाओ, मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो इसके अंदर हमने फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला है देखो यहाँ लिख रखा, फिर भी लिख देता हूँ मैं आपको, FeSO4 डॉट 7H2O। अरे बेटा ये 7H2O का मतलब क्या हुआ? FeSO4 डॉट 7H2O, H2O मतलब क्या? वाटर। H2O मतलब क्या होता है? वाटर। आपने जहाँ भी लिखा हुआ H2O वाटर, इसका मतलब क्या ये ऐसा है कि FeSO4 जो है वो उसके अंदर वाटर का सॉल्यूशन है? नहीं, हम तो सॉलिड ले रहे हैं FeSO4। फिर इस डॉट 7H2O का क्या मीनिंग है बताओ, कमेंट करो। एक्चुअली ये मोलिकुलर वाटर है। क्या है? मोलिकुलर वाटर। तो डॉट 7H2O मोलिकुलर वाटर का मीनिंग ये होता है जो मोलिकुल के बीच में फंसा हुआ वाटर होता है ना, उसको बोलते हैं मोलिकुलर वाटर, है ना। ये कोई गीला वगैरह नहीं होता है ना, ये ड्राई होता है।
जैसे आपको सिंपल सा बताऊँ, आपके घर में कॉमन यूज में होती है ना शुगर, उसमें भी होता है। उसको आप थोड़ा सा टेम्परेचर दो, तो अपन किसी भी प्लेट में रख के उसको थोड़ा सा हीट दो, तो उसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा। तो आपको एकदम वो पिघलता हुआ दिखेगा। जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर की हो जाएगी शुगर, है ना। तो एक्चुअली ये मोलिकुलर वाटर है जो मोलिकुल के बीच में फंसा हुआ होता है, राइट। तो FeSO4.7H2O यानी कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल, इसको क्या किया हमने, टेस्ट ट्यूब में लिया और किसी बर्नर के ऊपर इसको वार्म किया, इसको बर्नर के ऊपर वार्म किया, इसको गर्मी दिया, इसको हीट दी। तब इसको हीट देंगे तो क्या होगा, इसमें से वाटर होगा वो रिलीज हो जाएगा। तो इसको हीट देंगे तो क्या होगा, देखो ये रिएक्शन हो रही पूरी, जो फेरस सल्फेट है FeSO4.7H2O, है ना। तो इसको हीट देंगे तो इसमें से वाटर तो हो जाएगा रिलीज। कलर चेंज कर देते हैं, इसमें से वाटर तो हीट से क्या हुआ, नहीं हुआ कलर चेंज, हीट से वाटर तो रिलीज हो जाएगा। अब तो पीछे क्या बचेगा, फेरिक ऑक्साइड, और उसके साथ साथ अपने सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। मतलब क्या था, जो FeSO4.7H2O है ना, जब उसको हीट दिया, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को जब हमने हीट प्रोवाइड की तो हीट से ये जो है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर ब्रेक हो गया। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, वन रिएक्टेंट टू और मोर देन प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है, वन रिएक्टेंट टू और मोर देन टू रिएक्टेंट में ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और मॉलिक्यूल फ्री हो रहे हैं। कुछ भी नया नहीं बन रहा है। हमने देखो कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, इसमें ना तो कुछ न्यू बनता है ना कुछ न्यू टूटता है, ओनली बॉन्डिंग का अरेंजमेंट है। कुछ बॉन्ड ब्रेक हुए, कुछ मॉलिक्यूल बाहर आ गए, कुछ मॉलिक्यूल अलग बन गया। तो जो फेरस सल्फेट था उससे फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज हो गई। समझ में आ रहा है, डिकम्पोजिशन। देखो हम यहाँ पर रिएक्शन नहीं समझ रहे हैं, हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि डिकम्पोजिशन होता क्या है, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन जो होता है ना, रिएक्शन का टाइप है ना, टाइप ऑफ रिएक्शन में जो हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग ये है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो टू कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है जो टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में ब्रेक होगा। यही मीनिंग है डिकम्पोजिशन का। बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है। इसके एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं हम यहाँ पर, एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कल हमने बनाया था कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट कल बनाया था। अगर उस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करें तो हमें वापस कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा और CO2 उसमें से रिलीज हो जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट प्रोवाइड करें तो कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और उसी कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहाँ होता है, सीमेंट बनाने में मेनली यूज होता है। सीमेंट बनती है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, उसी से तो सीमेंट बनती है, जो जिससे हमारा घर, हमारी क्लासेस सब बनी हुई है, राइट। तो उसी वो कैल्शियम ऑक्साइड तो सीमेंट बनाने में भी इसका यूज़ होता है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसी रिएक्शन जिसको हीट देने से होती हैं, है ना। देखो सिंपल लैंग्वेज जैसे हमने यहाँ लिखा भी है, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, हीट दे रहे हैं ना, हीट के कारण ये रिएक्शन हो रही है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। भाई हीट देने से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उस डिकम्पोजिशन को क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या। अब एक दूसरी एक्टिविटी और कर लेते हैं। वहाँ तो हमने फेरस सल्फेट लिया था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, लेड नाइट्रेट ले रहे हैं। यहाँ भी इस लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट को, इस लेड नाइट्रेट को डालेंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे लेड नाइट्रेट को। डाल दिया ये लेड नाइट्रेट, इस लेड नाइट्रेट, अब इसको भी हीट देंगे। ये देखो हीट दे रहे हैं ना, यहाँ से हीट दी हमने, और जब हीट दी तो ये भी लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक होगा। वन इज लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड तो पीछे रह जाएगा, या पीछे तो बच जाएगा लेड ऑक्साइड। क्या बच जाएगा, जब हीट देंगे तो टेस्ट ट्यूब में पीछे तो बच जाएगा लेड ऑक्साइड आफ्टर हीट देने के बाद। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों ही गैस क्या करेगी, यहाँ रिलीज हो जाएगी, यहाँ रिलीज हो रही है। बात समझ में आ रही है क्या। अरे नोट्स तो लिख के लाया हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेना आप लोग, लेकिन समझ में तो आ रहा है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। लेड नाइट्रेट लिया है हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको हीट दिया है। जब लेड नाइट्रेट को हीट दिया तो लेड नाइट्रेट ब्रेक हो गया। लेड नाइट्रेट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, उसको हीट दिया, है ना, तो हीट से रिएक्शन हो रही है, और जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में के अंदर ब्रेक हो रहा है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। ये कौन सी हुई, डिकम्पोजिशन में भी थर्मल डिकम्पोजिशन। अरे रिएक्शन नहीं समझनी, रिएक्शन में क्या हो रहा है वो भी नहीं समझना, सिर्फ रिएक्शन तो देखनी, हाँ क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में टूट रहा है, एक दो रिएक्शन लर्न करके रट के आप लिख दोगे तब भी समझ में आ जाएगा। रिएक्शन तो आगे समझेंगे, यहाँ तो सिर्फ सिंपल सा डिकम्पोजिशन का मीनिंग समझना है। डिकम्पोजिशन का कौन सा बॉन्ड किधर बन रहा है,
ये भी हम आगे समझेंगे। अभी तो हमें सिर्फ डिकम्पोजिशन का मीनिंग समझना है कि डिकम्पोजिशन में हो क्या रहा है, कि डिकम्पोजिशन में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल 2 और मोर देन 2 सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक हो रहे हैं। लेड नाइट्रेट जब हीट दिया तो लेड नाइट्रेट जो है, जब लेड नाइट्रेट को हीट दिया तो लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो गया। बात समझ में आई क्या? तो ये भी डिकम्पोजिशन है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलेक्स मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक हो रहा है, तो ये कैसे हुई? डिकम्पोजिशन। अच्छा लास्ट ये और एक्टिविटी देख लो। देखो इस एक्टिविटी को थोड़ा सा अलग से समझते हैं, एक्टिविटी को समझो। तो वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लास्टिक मग लेंगे। क्या लेंगे? एक प्लास्टिक मग में, यहाँ अलग से ये डायग्राम है, लेकिन इस डायग्राम को समझाने के लिए मैं एक अलग से दोबारा बना रहा हूँ। ये आपका प्लास्टिक का मग, ठीक है। इस प्लास्टिक के मग के अंदर, थोड़ा पेन चेंज करूँगा आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। इस प्लास्टिक के मग में हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लग लगाने के लिए 2 छेद कर देंगे और उसके अंदर 2 रबड़ स्टॉपर लगाएंगे। कर दिया ये दोनों छेद करने के बाद इसके अंदर 2 रबड़ के स्टॉपर लगा दिए। इस स्टॉपर के अंदर हम क्या करेंगे, ग्रेफाइट रोड लगाएंगे। स्टॉपर लगा दिए, रबड़ स्टॉपर, लिख लो आप ले, ये क्या है, रबर स्टॉपर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें ग्रेफाइट रोड लगानी, इसके अंदर हमें रोड लगानी, वो भी कैसी, ग्रेफाइट रोड लगानी। अरे नॉर्मल सीसा पेंसिल देखी ना आपने, वो सीसा नहीं, वो ग्रेफाइट ही है जो आप नॉर्मल यूज़ करते हो। अपने टीचर से पूछो उसको सीसा पेंसिल क्यों बोलते हैं, पूछो उससे सीसा पेंसिल क्यों बोलते हैं जब वो ग्रेफाइट है, तो है ना, तो वो ग्रेफाइट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 ग्रेफाइट की रोड लेंगे। क्या लेंगे, 2 ग्रेफाइट की रोड लेंगे। ब्लैक होती है ना, ठीक है। ये लोग 2 दिख नहीं रहा, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये ले लिए ग्रेफाइट की रोड और दूसरी इधर ग्रेफाइट की रोड। टू ग्रेफाइट की रोड ले ली और 2 ग्रेफाइट की रोड लेने के बाद दोनों ग्रेफाइट की रोड को एक बैटरी से अटैच कर देंगे। क्या कर देंगे, एक बैटरी से अटैच कर देंगे। देखो मैं एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ आपको, आप आराम से समझना। एक बैटरी से, ये कलर नहीं दिख रहा, दूसरा कलर लेते हैं। हाँ मैंने बैकग्राउंड गलत चूज कर लिया, राइट। ये और इसको भी एक बैटरी से अटैच कर देते हैं। ये बैटरी भी कितनी, 6 वोल्ट बैटरी है ना, 6 वोल्ट बैटरी से अटैच कर देते हैं। कर दिया है ना, और यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, स्विच, ठीक है। 6 वोल्ट बैटरी से अटैच कर दिया। दोनों में से एक को एनोड बना देंगे, एक को कैथोड बना देंगे। क्या कर देंगे, एक को कैथोड बना देंगे, एक को एनोड बना देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर वाटर फिल करेंगे। क्या करेंगे, इसके अंदर वाटर फिल करेंगे। ये लो, थोड़ा डिफरेंट कलर है वाटर का। ये वाटर फिल कर दिया, आपको दिख ही नहीं रहा होगा। तो मैं ग्रीन ले रहा हूँ, ग्रीन कलर का वाटर होता नहीं, पर मैं ग्रीन ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये वाटर फिल कर दिया हमने। ज़्यादा ये दोनों इलेक्ट्रोड है अपने, ठीक है। अंदर वाटर हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड हैं, वाटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। सॉरी, उससे पहले वाटर फिल कर दिया और इस वाटर के अंदर थोड़ा सा HCl मिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, HCl मिक्स कर देंगे इस वाटर के अंदर। थोड़ा सा इसके अंदर डाइल्यूट HCl मिक्स कर देंगे, ठीक है। HCl क्यों मिक्स कर रहे हैं, पूछो अपने टीचर से। अरे HCl क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, उस करंट को फ्लो करवाएगा। देखो जो न्यूट्रल वाटर होता है ना, उसमें करंट फ्लो नहीं होता। आपने देखा होगा कभी, न्यूट्रल वाटर के अंदर करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सा भी एसिड या बेस मिल जाए तो करंट को ईजीली अपने में से फ्लो होने देता है, अपने में से करंट को पास होने देता है। अरे आपने देखा होगा ना, अभी रेनी सीजन चल रहा है, बरसात के मौसम में क्या होता है, जो आपके लाइट के तार हैं वहाँ उसके ऊपर से होकर पानी गिर के नीचे आता है। क्या नीचे करंट आता है क्या, जब तक तार टूट के नीचे नहीं गिर जाए,
नहीं आता उसमें। लेकिन जब वही पानी भरा हुआ और उसके अंदर तार गिर जाए तो पूरे पानी में, क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो दूसरी बहुत सारी गंदगी के साथ कुछ भी एसिड बेसिक ऐसा मिला हुआ मिलेगा इससे कि उसमें करंट पास हो जाए। एक्चुअली आयन के फॉर्म में करंट पास होता है, फिजिक्स के चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे आयन के फॉर्म में करंट पास होता है। तो नेचुरल वाटर के अंदर तो करंट पास नहीं होता, इसमें इजीली करंट पास हो जाए, इसलिए थोड़ा सा उसके अंदर डाइल्यूट HCl मिला देते हैं। अब 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, कितनी लेंगे? 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसे वाटर से फिल करके और जस्ट इसको ऊपर ब्लो अपोजिट उल्टी लगा देंगे। दिख रहा है कलर? नहीं दिख रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं और इन टेस्ट ट्यूब को फुल वाटर से भरने के बाद इसको ऊपर उल्टा लगा देते हैं। देखो थोड़ा सा तिरछा बनी, आपको एकदम सीधी बना देना टेस्ट ट्यूब, है ना, थोड़ी सी तिरछी बनी, आप एकदम सीधी बना देना। अब आप देखो, अब हम क्या करेंगे, इस स्विच को ऑन कर देंगे। स्विच को ऑन कर दिया, जो स्विच ऑन हुआ, स्विच होने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और इलेक्ट्रिसिटी पास होने से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर जो है ना, वाटर का ब्रेक होना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब वाटर जो होगा ना, वाटर से अंदर हाइड्रोजन भी रिलीज होगी और ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। ब्रेकडाउन ऑफ वाटर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ब्रेकडाउन ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। ब्रेकडाउन ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इन ब्रेकडाउन किसमें हो रहा है, इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इन दोनों में से एक के अंदर तो हाइड्रोजन फिल हो जाएगा और दूसरे के अंदर ऑक्सीजन। तो एक के अंदर तो ज़्यादा गैस आ जाएगी, एक के अंदर थोड़ी सी कम गैस होगी। अब हम क्या करेंगे, जब एक सफिशिएंट अमाउंट तो वो गैस आ गई इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब को बाहर लेंगे बर्नर पे और गैस पे फायर पे या बर्नर पे ले जाके इस गैस को बर्न करके इसका टेस्ट कराएंगे। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो किसी को भी जो है ना बर्न करने में हेल्प करती है। तो मतलब जो चीज़ बर्न हो रही, जो फायर हो रही, जो आग लग रही है उसको तेज कर देगा ऑक्सीजन और तेज़ी से लगवाएगा। जबकि जो हाइड्रोजन है जब उसको बर्न करेंगे तो फाट जैसे पटाखे फूटते हैं क्रैकर्स से, उसकी टाइप की आवाज़ आती है, फाट की आवाज़ आती है। तो दोनों का टेस्ट करेंगे और हमें दोनों का टेस्ट से कंफर्म करेंगे इसमें कौन सी गैस है। बात समझ में आई क्या? दोनों को टेस्ट करेंगे इसमें कौन सी गैस है। ये वाला आपको डायग्राम तो यही वाला बनाना है, बात समझना, डायग्राम तो आपको यही वाला बनाना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। अब इसके अंदर हम लोग देखें तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर क्या कर रहा है, H2 और O2 के अंदर ब्रेक हो रहा है। वाटर जो है H2 और H2O किस में ब्रेक हो रहा है, H2 और O2 के अंदर, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट मोर देन 2 प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? अरे बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है तो कमेंट करो, ठीक है। अब अगली एक्टिविटी देखो सबके अंदर क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक हो रहा है। ये सारी एक्टिविटी आपकी बुक की है, मैं आपकी बुक NCERT की एक्टिविटी ही समझा रहा हूँ। बाकी तो एक सिंपलेस्ट थ्योरी थी, अगर डिकम्पोजिशन की सीधी डेफिनेशन पूछे, जब तक एक्टिविटी नहीं पूछे तब तक तो आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, और एक्टिविटी पूछे तो एक्टिविटी लिखनी है। जैसे अब ये वाली एक्टिविटी जो है ना, ये आपके एग्जाम में आई हुई है, ये आपके एग्जाम में आई हुई है। टीचर और कुछ टीचर्स है ना, उसने टेस्ट में भी दी हुई है, एग्जाम में आई हुई एक्टिविटीज़ हैं। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो सिल्वर नाइट्रेट है ना, सॉरी सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड को क्या करेंगे, इसको एक ट्रे, सिल्वर क्लोराइड है दिस ड्यू टू, इसको क्या करेंगे, एक ट्रे के अंदर लेंगे, चाइना डिश, हाँ चाइना डिश के अंदर लेंगे। सिल्वर क्लोराइड है उसका चाइना डिश में लेंगे और सनलाइट में रख देंगे। जब सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी सिल्वर डिश के ऊपर, तो ये क्या करेगा, सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में लिया और सनलाइट में रख दिया। तो जब सनलाइट सिल्वर क्लोराइड के ऊपर गिरी, जब सनलाइट आई तो सनलाइट के कारण सिल्वर और क्लोराइड में दोनों का ब्रेक हो गया, दोनों के बीच की बॉन्डिंग टूट गई। सिल्वर अलग रह गया और क्लोराइड जो है, क्लोरीन जो है वो गैस के रूप में रिमूव हो गई। सिल्वर क्लोराइड है ये, सिल्वर क्लोराइड इसके अंदर लिया, इसके ऊपर सनलाइट गिरी और सनलाइट गिरने से ये सिल्वर और क्लोरीन गैस के अंदर ब्रेक हो गया। जो क्लोरीन गैस है ये एनवायरनमेंट के अंदर फ्री हो गई, क्लोरीन गैस तो हो गई फ्री। और पीछे हमारे पास ट्रे के अंदर जो चाइनीज जो अपने ये डिश हैं, उस चाइना डिश के अंदर क्या रह गया, अपने पास ओनली सिल्वर रह गया, इसलिए इसका कलर जो है ग्रे हो गया। बात समझ में आ रही है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन के अंदर ब्रेक हो गया। ऐसे कैसे फोटोग्राफी पहले करते थे ना, जो नेगेटिव रील आती थी, उसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड लगा हुआ होता था, और जब उसके ऊपर लाइट गिरती तो सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर ब्रेक हो जाता था, है ना। तो वहाँ पर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। सारी रिएक्शन में हमने देखा, चाहे उसको हीट एनर्जी चाहिए हो, चाहे, है ना, हीट तो थर्मल डिकम्पोजिशन, चाहे उसको सनलाइट से एनर्जी चाहिए हो, लेकिन हमें पता है कि उसको क्या चाहिए,
एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रही थी? एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो हमने उस समय बात की थी ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मी। एक्सो मतलब आउट, मतलब रिएक्शन होने के दौरान उसको अगर उसमें से एनर्जी निकल रही है तो एक्सोथर्मिक, और रिएक्शन कराने के लिए उसको अगर एनर्जी देनी पड़ रही तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। हमने पढ़ लिया था पिन ओवर प्रीवियस वीडियो, है ना, डिटेल में समझा था। तो यहाँ पर दोबारा देखो, हमने देखा कि सबकी सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रही है? एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी फॉर्म में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रिएक्टेंट्स, है ना। एनर्जी तो रिक्वायर्ड है ही है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नाउन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बोलो आया क्या समझ में? अरे बोलो आया क्या समझ में? डिकम्पोजिशन सिंपल सा था, लेकिन हमने एग्जांपल से जो आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी थी वो सारी एक्टिविटी आपको समझा दी है। कॉपी पेन लेके बैठो और देखो, इस सबको नोट्स करना है, सबको नोट्स बनाने हैं इन सबको, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने देखा और बंद किया, ठीक है वीडियो एक बार देख ले, 2 बार देख ले, बस नहीं। आपको नोट करना है, इस वीडियो को 2 और 3 टाइम देखना है, उसके बाद में आपको नोट्स को भी बार बार रिवाइज करना है, टॉप करना है। अरे हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप लोग। क्यों? क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसका टाइम तो फिक्स नहीं है, आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? फिर आप कैसे देखोगे नेक्स्ट वीडियो, है ना। और लाइक भी कर दे यार, लाइक करने का कौन सा तेरा चार्ज लग रहा है? तो लाइक कर दो तुम लोग, और लाइक कर दो ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है।